हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसार स्टडी पॉइंट में। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि बिहार बोर्ड 10वीं का जो कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर कवर करने वाला हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग कवर करने वाले 10वीं का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। आप अगर 2024 की वर्तमान में 2024 का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरी वॉच करना, ठीक है दोस्तों। और भी इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सभी सब्जेक्ट का इसी चैनल में मिलता रहेगा। तो आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा सवाल है कि इटली तथा जर्मनी में वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो आपको आंसर देना होगा उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका या यूरोप या पश्चिम एशिया में। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आप बताइएगा। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा यूरोप। ठीक है दोस्तों, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश में आते हैं वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हम बात करेंगे फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना विनय कांग्रेस द्वारा की गई है। नंबर 1 हैब्सबर्ग आर्लिया वंश, नंबर 2 और यहाँ पे नंबर सी बुर्बो वंश या जारशाही वंश। इनमें से आपका कौन सा होगा तो फटाफट जल्दी बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना हुई तो बुर्बो वंश का हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी क्वेश्चन की। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है। ठीक है दोस्तों, मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो आपको जवाब देना होगा लाल सेना, कार्बोनारी या फिलिक हैट्रिया या डाइट। इनमें से कौन सा होगा तो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, यानी कि कार्बोनारी से संबंध है। ठीक है, और आपका चौथा नंबर इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न कौन था। ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न कौन था। ऑप्शन आपका दिया गया है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, परसा। इनमें से आपका कौन सा होगा जल्दी बताइए। तो आपका इनमें से आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, सी ऑब्जेक्टिव सी में आप टिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है काउंट काबूर को किस विक्टर एमुनेल ने किस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, काउंट काबूर को विक्टर एनुमेल किस पदों पर नियुक्त किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेनापति या फ्रांस के राजदूत या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। इनमें से कौन सा होगा फटाफट बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो बात करते हैं 6। ठीक है दोस्तों, गैरीबोल्ड की पेशा क्या थी। गैरीबोल्ड की पेशा क्या थी। इनमें से आपका कौन सा होगा सिपाही, किसान, ज़मींदार, नाविक। इनमें से कौन सा होगा फटाफट जल्दी बताइए। तो आपको मैं राइट आंसर हो जाएगा आपका नाविक। ठीक है दोस्तों, नाविक हो जाएगा। गैरीबोल्ड पेशा से क्या था। गैरीबोल्ड पेशा से क्या था। ठीक है दोस्तों, गैरीबोल्ड पेशा से क्या था वो नाविक था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुगाई 18वीं या नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन 2 या बिस्मार्क। इनमें से कौन सा होगा फटाफट बताइए। आप अगर रिवीजन किए हैं तो आप बता दीजिएगा। तो आपको बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, और आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो आपको बता दें कि आपका आंसर कौन सा होगा क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की या विद्वानों की एवं या पदेदारी एवं समातों की। इनमें से कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी व्यापारियों की थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी तो व्यापारियों की संस्था थी। आप इस बी में टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों,
बात करते हैं नंबर 9 की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ठीक है दोस्तों, रक्त एवं लोहा की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वन। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? फटाफट आप बताइए, कमेंट में भी बताना। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा सी, बिस्मार्क ने किया था, बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 में तो दोस्तों फेक-फाट की संधि कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, फेक-फाट की संधि कब हुई थी? 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, या 1870 या 1871 में? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है? ठीक है दोस्तों, इनमें से आपका जो कि डी नंबर सही है। ठीक है, 1871 में फेक-फाट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेपाल की क्रांति कब हुई थी? दोस्तों ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया, 1820 में, 1821 में, 1822 में या 1823 में। तो इनमें से आपका कौन सा होगा? तो आपका बी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बी जो कि 1821 में हुआ था। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में हुई थी। तो दोस्तों आप बात करते हैं 12वीं क्वेश्चन की, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इंग्लैंड। इनमें से क्या होगा? ये इसे ब्लू टिक कर देना। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह का ऑब्जेक्टिव आपका 10 क्लास में आएगा। ठीक है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में, तो आपको पूरी तैयारी कर लेना होगा। तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नंबर 13, तो यूनानियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यूनानियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो यहाँ पे 1835 या 1832 या 1842 या 1830 में। तो इनमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों आपका आंसर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे यूनानियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो हम फटाफट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था? फटाफट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव है, कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1832, 1815, 1810 या 1831 में। जिस भी छात्र को इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता है वो कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 1810 में हुआ था। कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था? 1810 में। तो बढ़ते हैं 15वीं नंबर में, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? फटाफट बताइएगा, एड्रियानोपोल की संधि हुई थी कब? तो ऑप्शन दिया गया 1828, 1829, 1830 या 1831 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, बी में, यानी कि 1829 में हुआ था एड्रियानोपोल की संधि, जो कि 1829 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 में, एड्रियानोपोल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? ठीक है दोस्तों, एड्रियानोपोल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, तुर्की और रूस के बीच हुई थी। तुर्की और रूस के बीच हुई थी। ठीक है, तो ए में आप टिक करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, 17वां नंबर क्वेश्चन, सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, फ्रांस और पर्सा के बीच में। फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था सेडान। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 18 नंबर में, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। किस देश के हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 9वीं क्वेश्चन में, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रांस ने। तो इसमें से कौन सा होगा? फटाफट बताइए। तो आपका हो जाएगा रूस, जो कि रूस ने पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? तो रूस ने कुचला था। ठीक है दोस्तों, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों
20वीं क्वेश्चन की सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, सेडॉन में, सेडवा में या साइडन प्रेफेक्ट में। तो इनका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा, सेडान में हुआ था। ठीक है दोस्तों, सेडान में हुआ था। और बात करते हैं यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहित रहा। ठीक है दोस्तों, 21 नंबर, यूरोपीय वासियों के लिए किस देश के लिए साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहित रहा था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यूनानियों के लिए। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बात करते हैं फिर 22वां क्वेश्चन के लिए, युवा इटली संस्था का विकास किया था। युवा इटली संस्था का विकास किया था, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा। तो आपका ये राइट आंसर होगा मेजनी ने। ठीक है दोस्तों, मेजनी ने किया था, मेजनी में। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कूटनीतिक था। ठीक है दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था, क्या था, कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिक। तो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा, कूटनीतिक था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। सार्डिनिया डिपाउंड, सार्डिनिया डिपाउंड का शासक कौन था। सार्डिनिया डिपाउंड का शासक कौन था, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। ठीक है, विक्टर एम्यूनियल, विक्टर एम्यूनियल यानी कि सी आपका राइट आंसर होगा। यूनानियों स्वतंत्रता का आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे। नंबर 25, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यूनानियों स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आपका ये हो जाएगा लॉर्ड वायरन। लॉर्ड वायरन ने शहीद हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही स्वतंत्रता कवि था, तो ये शहीद हुआ था। ठीक है, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। जॉल वेरन की संस्थापक किस राज्य ने की थी। जॉल वेरन की संस्थापक किस राज्य ने की थी, फटाफट बताइएगा जिसको भी इसका आंसर राइट है। तो इसका आंसर राइट हो गया पर्सा ने, पर्सा ने बसाई थी। ठीक है दोस्तों, आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा क्या थी, इतालवी, मैग्यार, पोलिश या फ्रेंच। इनमें से कौन सा होगा, जल्दी बताइएगा। जिस भी छात्र को अगर याद है तो बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मैग्यार, मैग्यार थी, मैग्यार। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 28, यूनानियों के स्वतंत्रता संग्राम किसकी पराजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, 28 क्वेश्चन नंबर 28, यूनानियों के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की की, तुर्की की पराजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक था। ठीक है दोस्तों, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक था, तो वो फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक था। ये नंबर आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर से आपके लिए इसी तरह का हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखना, रिपीट करना, क्योंकि आपका 10वीं का जो कि 10वीं 11वीं का सभी का जो कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें आपको पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इस वीडियो से आपको कोई भी जानकारी मिले तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।